अभी सबसे पहले आता है कि हमें जो एक्सरसाइज है वो कब करना है। आपको जो एक्सरसाइज जो स्टार्ट करनी है उसके पहले आपको डीप ब्रीदिंग करना है। अभी अब हम आते हैं कि हमें अब शुरुआत कैसे करनी है। यहाँ से हम एक कन्वर्सेशन जो हमारा गर्भ संस्कार का हम वो पहला हिस्सा है हम वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। जहां हमने पिछले कई वीडियोस में हमने जाना कि गर्भावस्था के स्टार्टिंग के 3 महीने में क्या चीजें बॉडी के अंदर होती हैं, किस तरह के चेंजेस शरीर के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही हमने पिछली वीडियो में जाना कि डाइट प्लान क्या रखना चाहिए, हमको क्या चीजें खाना चाहिए, क्या चीजें नहीं खाना चाहिए और कितने अंतराल में हमको चीजें खाना चाहिए। नैना मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम बहुत ही डीप में आपसे समझ रहे हैं कि किस तरह से प्रेगनेंसी की लाइफ को जिया जाए, किस तरह से उसको एक अच्छी लाइफ बनाया जाए, जिससे कि ये 9 महीने बच्चे को इस तरह से विकसित करते हैं कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी काफी अच्छे से बना रहे। आज की वीडियो में हम आपसे कुछ चीजें जानना चाहेंगे जहां पर एक्सरसाइज हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है, या इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में आज आपसे जानते हैं कि किस तरह से लेडी को वो सारी चीजें करनी चाहिए। जी बिल्कुल शिवम जी, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल डिस्कस बताएंगे। और मैं सारी चीजें छोटी छोटी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगी। देखिए, जैसे आपने जनरली एक मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, मैं एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जनरली क्या होता है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड वो 3rd मंथ प्रेग्नेंट थी। एंड उनको था कि भाई जब मैंने अपने सासू माँ को बताया कि भाई मैं योगा क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उनका कहना था कि तुम्हें जरूरत क्या है, हमारे तो 6 6 बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, आजकल की जरूरत नहीं है इतना करने की जाने की, और एग्जर्शन हो जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने बोली तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मैम मैं क्या करूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शिवम जी, मैं उसी टॉपिक को लेके आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमें करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। तो मैं आज वो यहाँ पे बताऊंगी। देखिए, जो पहले के टाइम में कैसा था, जो महिलाएं थी वो जनरली सारा सब कुछ घर का काम वो खुद ही कहती करती थी। जो पहला जो खाना बनता था वो चूल्हे पर खाना बनता था। ठीक है। तो वो वहां पर हर चीज के लिए 10 बार वो उठती थी बैठती थी। तब मिक्सर नहीं हुआ करते थे तो वो बाटे पे पीसती थी। पानी लाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पहले आंगन भी काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। ठीक है। और चक्की घुमाना, बहुत सारे उनके जो ऐसे काम रहते थे कि जिसमें उनका जो शारीरिक एक्सरसाइजेज है वो ऑटोमेटिकली हो जाती थी, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं थी। उनका खान पान भी बहुत सही था। तो उनको सारी चीजें उनको सही मात्रा में और सब कुछ उनको मिल रही थी। उनकी देखभाल करने के लिए भी बहुत सारे लोग होते थे। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो जो परिस्थितियां है ना वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अभी महिलाएं हैं जो वो वर्किंग है, तो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, ऑफिस की जिम्मेदारी होती है, टेंशन होता है। और आजकल हम देखेंगे तो हर काम के लिए हमारे पास मशीन है, चाहे हमारे पास वॉशिंग मशीन की बात कर लो, फ्रिज की बात कर लो, मिक्सी की बात कर लो, या फिर आजकल तो झाड़ू पोछे के लिए वैक्यूम भी आने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो सारी चीजों के लिए आज हमारे पास सब कुछ डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। तो हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सासू माँ से कंपेयर करें या हम अपनी मदर से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं वो चीजें काफी कम हो गई है। ऐसे स्थिति में क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा भागदौड़ वाली हो गई है कि हमें अपने घर के कामों के लिए, बाकी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए अभी के सिनारियों में योगा क्लासेस या जो प्रेगनेंसी के टाइम में एक अलग से क्लासेस या वर्कशॉप लिए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से चीजें ली जाती है, तो इसलिए हमें उसकी जरूरत पड़ रही है। और अगर आप अपना स्वस्थ बच्चा चाहते हैं, आप उसको तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो मैं जरूर एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा कहीं आपके घर के आसपास मिलता है तो जरूर वहां पर जाके आप वर्कशॉप ज्वाइन करिए, आप कोर्स ज्वाइन करिए। बट मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप कुछ भी करिए लेकिन हमेशा अंडर गाइडेंस में करिए। ठीक है, क्योंकि अंडर गाइडेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप डॉक्टर से मिलिए, आज वहां पे भी काफी सारे उनके पास योग थेरेपिस्ट होते हैं, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा योगा बेनिफिशियल होगा, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी होगी। आप उनसे कस्टमाइज डाइट प्लान बना सकते हैं, कस्टमाइज एक्सरसाइज
प्लान आप कर सकते हैं और आप घर पर आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि आजकल जो प्रेगनेंसी है वो लेट भी होने लगी है। तो जिसकी वजह से कैसा होता है, गर्भाशय का मुंह खुला हो जाता है या बड़ा हो जाता है, या जो प्लेसेंटा से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनके एडवाइस में ही हमें कोई भी एक्सरसाइज करना है। यहाँ पर जो हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, हम वो सिर्फ एक जनरल करेंगे। ठीक है। ये एक्सरसाइज हर व्यक्ति के लिए, हर प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वही काम करेगी। हम इसको एक जनरल लेंगे, तो आप ऐसे जनरल तरीके से चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो अभी सबसे पहले आता है कि हमें जो एक्सरसाइज है वो कब करना है। देखिए, अगर आपको जब एक्सरसाइज करना है तो मॉर्निंग का टाइम है ना, सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। और हमारा जो बॉडी, क्योंकि उस मॉर्निंग के टाइम में हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर तरीके से होता है। क्योंकि जब हम शाम को करते हैं तो हम ऑफिस की थकान, घर की थकान से हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तब हमारा मन ना किसी काम में नहीं लगता है। तो मॉर्निंग में आप करोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आप फ्रेशनेस भी फील करेंगे, क्योंकि आपने एक्सरसाइज से अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से किया है। तो मॉर्निंग का टाइम टाइम आपके लिए सुटेबल है। ठीक है। तो अभी अब यहाँ पर जब आप एक्सरसाइज करने बैठ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आसन नहीं बोलूंगी, मैं उसको एक्सरसाइज ही बोलूंगी। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यदि आप कर रहे हैं तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती है। मैं यहाँ पर यदि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो कैसे करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करना है, तो ये सारी टेक्निक्स मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगी। अगर आप मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सुबह उठ जाइए। यूरिन आप एक्सरसाइज के पहले कर ले। ये ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज है वो आपको 2 से 3 घंटे के खाने के घंटे के बाद आपको करनी है। बट आप हल्का सा कुछ भी लिक्विड आइटम ले सकते हो, या चाय या बिस्किट टोस्ट खाते हो तो आप उसके आधे घंटे के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपना डेली रूटीन इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज जो स्टार्ट करनी है, उसके पहले आपको डीप ब्रीदिंग करना है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो आपका आसन है थोड़ा सा साफ जगह हो, समतल जगह हो। ठीक है। जो आप मैट यूज कर रहे हैं वो थोड़ी सी पतली सी मैट यूज नहीं करना है आपको, थोड़ी सी हैवी मैट होनी चाहिए जिस पर आप अच्छी तरीके से कर सके। वहां पर ऐसी कोई ढलान या फिसलन वाली चीजें जगह नहीं होनी चाहिए। आप अपने सपोर्ट के इक्विपमेंट्स के लिए आप अपने साथ ब्लोस्टर रख सकते हो, पिलो रख सकते हो, आप रस्सी रख सकते हो। अगर आपके पास रस्सी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी कपड़े का टुकड़ा या चुन्नी आप रख सकते हो, ताकि आपको वो सपोर्ट मिले, आपके एक्सरसाइज में आपको हेल्प हो, ताकि आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग करने में आप उनका सपोर्ट ले सके, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। एंड ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बहुत ज्यादा आपको जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी है। ठीक है। अभी अब हम आते हैं कि हमें अब शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको स्टार्टिंग करनी है, अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग के साथ करनी है। डीप ब्रीदिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको जो डीप ब्रीदिंग का जो रेशियो रखना है वो 1:2 रखना है। ठीक है। आपने 3 काउंटिंग तक जैसे आपने सांस ली, तो आपको 6 काउंटिंग तक आपको सांस छोड़ने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको नहीं हो, ठीक है, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। डीप ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको डीप ब्रीदिंग करना है, एंड डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपको विजुअलाइज करना है कि आप अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है। जितना भी प्रॉपर तरीके से ब्लड आपके बच्चे तक पहुंच रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, वो हेल्दी हो रहा है। ठीक है। वो काफी अच्छे से तरीके से डेवलप हो रहा है, वो मेरे साथ बहुत खुश है, मैं उसको पाकर बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके से आप उसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, और उसके साथ आप एक संवाद भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए संवाद होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि हम उसके साथ संवाद कैसे करें, हम उसके साथ बातचीत कैसे करें, कैसे कन्वर्सेशन करें। तो ये मेडिटेशन का जो टाइम है वो बहुत अच्छा होता है, और जरूर वो आपकी बॉडी की जो भी आप उससे बात कर रहे हो, आपकी मन की आवाज वो जरूर सुनेगा।
ठीक है, तो यहाँ से हम एक कन्वर्सेशन, जो हमारा गर्भ संस्कार का हम वो पहला हिस्सा है, हम वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग के साथ करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, और आप अपने बच्चे से एक एक ब्रिज बनाना शुरू कर रहे हैं। ध्यान के माध्यम से कन्वर्सेशन आप उसके साथ कर रहे हैं। आप उससे बताइए कि अभी मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ, ये जो एक्सरसाइज है मैं वो तुम्हारा, कि तुम काफी हेल्दी होगे इससे, उसको बेनिफिट्स बताइए। तो देखिए चीजें ना, वो भी आपको सपोर्ट करना शुरू होगा। जब आप डे बाय डे करोगे ना, जब उस आदत हो जाएगी ना, तो जिस दिन अगर आप नहीं करोगे ना, वो आपके पेट में वो राउंड करता है कि अभी एक्सरसाइज का टाइमिंग हो गया है, आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये चीजें होती है, बच्चा खुद इंडिकेट करता है। जब आप उससे संवाद करना शुरू करते हो, कन्वर्सेशन करना शुरू करते हो, तो वो बताता है आपको, ये चीजें होती है। अभी आपने विजुअलाइज किया, डीप ब्रीदिंग किया, डीप ब्रीदिंग करने के बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ प्राणायाम बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप यहाँ पे उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या यदि किसी के फैमिली में, यदि उनको उनकी मम्मी को या उनकी नानी को थायराइड की प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या जनरल उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उन्हें उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम के बाद में उनको मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, एंड आपकी जो सिंपेथिक एंड सिम्फेटिक नर्व को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, भामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। भामरी प्राणायाम के बाद आप ओम चांटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओम चांटिंग को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी, कि जो आपको ओम चांटिंग जो आपको जो करनी है यहाँ पे, वो किस तरीके से करनी है। कि अगर आपको कोई इश्यूज है, थायराइड की प्रॉब्लम है आपको, या आपके फैमिली में किसी को, बट आप नहीं चाहते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना है, उ म, तो आपको जो ऊ वाला जो पार्ट है, वो आपको ज्यादा साउंड में बोलना है। जैसे मैंने गहरी सांस ली, ठीक है, और ऊ को जो है वो हमें लंबा खींचना है। जैसे आपने ऊ को 25% आपने बोला, सॉरी, को आपने 25% बोला, तो जो ऊ है उसको आपको 50% बोलना है। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द म को आपको 25% बोलना है। तो 1:2:1 ओम का साउंड जाएगा। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, या आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो आप जो वाला जो साउंड है, उसको आपको क्या करना है, कि उसको 50% बोलना है, एंड बाकी के साउंड को आपको 25-25%। अगर आपको बहुत ज्यादा थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो आपको फिर हमिंग साउंड करना है। यानी और ऊ को आपको 25-25, एंड म को आपको 50% रेशो से, यानी 1:1:2 के रेशो से आपको चांटिंग करना है। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और उसकी जो आप पीक रखोगे, वो बहुत ज्यादा आपकी लो रहने वाली है। ठीक है, और जितना हो सके आपको सांस को छोड़ते हुए आपको ओम की चांटिंग करनी है। तो जब आप सेकेंड बार सांस लोगे, तो वो आपकी जो ब्रीदिंग होगी, वो काफी, इनहेल जो आप करोगे वो काफी लॉन्ग होगी, एंड जब आप एक्सेल करोगे, तो वो भी काफी लॉन्ग लॉन्ग होगा। तो इससे जो हमारी जो लंग कैपेसिटी है, वो भी डेवलप होगी। तो ये जो यहाँ पर जो आप बेसिक जो प्राणायाम है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो बेसिक हमारे जो प्राणायाम है, आप कर सकते हैं। भामरी प्राणायाम हो गया, उज्जयी प्राणायाम हो गया, ओम चांटिंग हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। आप ये यहाँ पर ये कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और यदि अगर आप जॉब करते हैं, आप काफी टेंशन में आप रहते हैं, तो फिर आपका जो है इसको 3 बार आप करते हैं, बट आप ऑफिस वर्क का टेंशन होता है, काफी स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ है, तो इसको आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसकी जो जैसे आवृत्ति है, कि आपने 3 बार किया, फिर अगले दिन आपने 5 बार किया, फिर 10 बार किया, इस तरीके से आप इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का प्राणायाम का मैंने यहाँ पर बता दिया। अब प्राणायाम के बाद जब हमारा प्राणायाम हो गया, तो अब यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वाइड मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप पूरा वाइड मेडिटेशन में आंखें बंद करके बहुत सारे आपको मेडिटेशन यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप अपने मन से कल्पना कर कर आप अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, कि आपके पास पूरी वाइट एनर्जी है, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आप उसको कल्पना कर सकते हैं अपने बेबी को। ठीक है,
तो आप इस तरीके से भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम चांटिंग के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का आप नाम जप कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगा। अगर आप बैठ के नहीं करना चाहते हैं तो आप शवासन जो होता है कि आपने दोनों जो लेट गए आप अच्छी तरीके से, एंड लेटने के बाद अपने अपने पैरों में कम से कम 1 से 1.5 फीट का आपने गैप ले लिया। ठीक है, आपके जो हाथ है वो आसमान की तरफ रहेंगे अध खुले। पैर अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स करिए। ठीक है, वहां पर बोलिए मेरे सर से लेके पैर तक, एंड पैर से लेके सर तक पूरा जो शरीर है वो मेरा रिलैक्स हो गया है। एंड उसके बाद आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, किसी देवी देवता का आपको ऐसा भजन लगता है, लड्डू गोपाल का भजन सुन सकते हैं, जो आपके मन को पसंद है आप उसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बट उतना टाइम जो है वो आपको अपने आप को देना है, अपने बच्चे के लिए देना है। आपको 30 मिनट्स एटलीस्ट अपने लिए निकालना है, अपने बच्चे के लिए निकालना है। ये आपको अपनी आदत डेवलप करनी है, इसको 9 महीने तक आपके जीवन का हिस्सा बनाइए। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि फिर इसके बाद कैसा होता है कि अगर हम समय नहीं दे पाते हैं ना तो फिर हमारे हमें टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपको रात के समय टाइम मिल रहा है तो आप रात के समय आप पहले शवासन करिए, शवासन के साथ आप डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, एंड देन उसके बाद आप फिर हल्का सा आप प्राणायाम कर सकते हैं। पहले शवासन करना जरूरी है, अगर आप, क्योंकि आपकी बॉडी को रिलैक्स करना जरूरी है, आपके माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है। आप पहले मेडिटेशन करिए, फिर मैं आपको प्राणायाम सजेशन करूंगी, क्योंकि मेडिटेशन से आपका जो माइंड है, बॉडी है, वो रिलैक्स हो जाएगा, और नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए आपका जो शरीर है, माइंड है, वो रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल। पर जो तो एक्सरसाइज वो, अभी हम एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा हम एक बार समराइज फिर से कर लें। दो चीजों के बारे में हम जी बात बिल्कुल, कर रहे हैं, एक है प्राणायाम और दूसरा है जी मेडिटेशन। और ये दोनों ही जब जी हम कर रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो काफी ज्यादा रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। साथ ही जिस जी पैटर्न से हम ब्रीथ कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है और फिर ओम को जिस तरह से चेंट करना है वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं अभी ये जी पहली बार मैंने सुना कि किस तरह से आ को आप 25% करिए, ऊ को 50% करिए और माँ को आप 25% करिए, तो आपके थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है। ये इन एडिशन है जो भी आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें। बट हाँ मेडिटेशन के थ्रू एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू आप अपनी कई डिजीजेस को हील कर सकते हैं, आप खुद को क्योर कर सकते हैं। साथ ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बताया कि वाइट मेडिटेशन, जहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू हम ये इमेजिन कर रहे हैं और ये एक तरह से बोले तो अफर्म कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो काफी हेल्दी है, वो अच्छे तरह से डेवलप कर रहा है। और इस तरह से जब हम मेडिटेट करते हैं, उसको अफर्म करते हैं, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के पास भी पहुंचता है, जो इस चीज को काफी ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके साथ ही ये एक गर्भ संस्कार की शुरुआत भी है, क्योंकि यहाँ से बच्चा अब सीखने लगा है, उसको पता चल रहा है कि मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी है। तो हम देखेंगे कि ऐसे जो बच्चे पैदा होंगे, ये स्टार्टिंग से ही मेडिटेट करने में रुचि लेंगे, स्टार्टिंग से ही ये भगवान में भक्ति भावनाओं में रुचि रखेंगे। साथ ही अपनी सांस के प्रति भी इनका जो नजरिया होगा, अपनी सांसों के प्रति भी इनका जो देखने का तरीका होगा, वो काफी ज्यादा माइंडफुल होगा कि वो एक तरह से फोकस करके काफी अच्छे से अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब आप बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, तो पहला मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि एक्सरसाइज जिम में जाकर की जा सकती है क्या? जो लोग जिम में जाकर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, वो कब तक जिम में जाकर एक्सरसाइज करें? क्योंकि आपने पिछली वीडियो में हमने बात की सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, कि जो भी एक्सरसाइज करें, जो भी योगा करें, उनको झुकना नहीं है, खुद की बॉडी को बेंड नहीं करना है, चाहे आगे की तरफ हो, चाहे पीछे की तरफ हो, चाहे लेफ्ट या राइट, बेंड नहीं करना है। तो किस तरह की एक्सरसाइज वो करें जिससे कि उनकी बॉडी बेंड ना हो? जिम में जाना है तो कब तक जा सकते हैं, नहीं जाना है तो उसका क्या रीजन है, और घर पे बैठ करके किस तरह की एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानते हैं अभी। जी देखिए, अगर आप जिम में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अंडर ऑब्जर्वेशन में रहिए। पहले आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करिए,
क्योंकि देखिए जब थर्ड मंथ आपका हो जाता है तो आपकी एक सोनोग्राफी हो जाती है, तो वहां पर आपको आपकी शारीरिक स्थिति, बच्चे की क्या सॉरी कंडीशन है, वो आपको ना वहां पे पता पड़ जाती है। तो ये मुझे एक बार ये बोलना, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की सबकी अपनी अपनी स्थिति है कि नहीं आप जिम जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको यही सजेशन दूंगी कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर को आप बताइए कि मुझे, मैं जिम जाती हूँ, मैं इस तरीके की मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, एंड देन उनके हिसाब से अपने डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से आप एडवाइस लीजिए। क्योंकि देखिए जो भी जिम में जो ट्रेनर होंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी आइडिया होगी कि प्रेग्नेंट लेडी से क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए। मैं कोशिश यही करूंगी, बोलूंगी मैं सभी को यही कि पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले, कोई भी स्विमिंग, क्योंकि कैसा है कि आप हैवी एक्सरसाइज कर सकते थे। जो महिलाएं जो थी वो हैवी बकेट या पानी वगैरह की उठा लेती थी। लेकिन जो अभी है, अभी हम लोगों को ये, ना ही हमारा शरीर उस तरीके से तैयार हुआ है, ना हमें उस तरीके से आदत है। तो इस चीज का हमें ना यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमें जो डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही हमें चलना है, हमें कोशिश करना है, क्योंकि हमारा शरीर ना हमें पहले जैसा अभी नहीं है। ठीक है, तो हम डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में चले तो ज्यादा बेटर है। और जो महिलाएं घर पे भी कर रही है, तो वो एक बार आप डॉक्टर्स को जरूर बताएं कि देखिए मैं इस तरीके की जो एक्सरसाइज है मैं ये कर रही हूँ, क्या वो सही है। अगर आपको डॉक्टर बोलती है कि ठीक है ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यू करके रखिए। क्योंकि आपके शरीर की स्थिति क्या है, आपके बच्चे की स्थिति क्या है, वो मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा आपके डॉक्टर को पता है। और आजकल काफी सारे जो होता है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर ऑलरेडी उनको योग थेरेपिस्ट हो गया, या जो एक्सरसाइज कैसे की जाती है वहां पर एक सेमिनार लिया जाता है, बताया जाता है। उनको एक कस्टमाइज तरीके से उनको एक्सरसाइज उनको दी जाती है, वहां पर उनके जो फाइल होती है, वहां पर ही उनको एक्सरसाइज का चार्ट उनको लगा के दिया जाता है। वहां पे लिखा जाता है कि आपको कितने टाइम्स करना है, कौन सी एक्सरसाइज है, आपको कौन से टाइम्स करने की जरूरत है। तो आप डॉक्टर्स के सजेशन के साथ ही आप आगे बढ़िए। मैं ये चीज बार बार दोहराना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि डॉक्टर ही आपको, जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट है वही आपके बारे में सब कुछ जानता है। और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो जनरल वे में बात कर रहे हैं, हम सभी को एक कॉमन वे में बात कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। तो जो मैं अभी तक अच्छे से समझ पाया कि जिम में जाने की मनाही नहीं है, लेकिन जाने से पहले हाँ, अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि आप कितना वेट हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जिम में आपको जाकर के वजन भी उठाना है, आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है, कभी जंपिंग भी करनी है। तो इस तरह की काफी सारी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं। हमारा जो फोकस यहाँ रहता है कि हम अपनी बॉडी को रेस्ट भी दे सकें, कम से कम मूवमेंट उसको दें जहां पर वो आराम से बॉडी को रेस्ट मिलता रहे, उसको ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना करें, उसको झुकाएं ना बेवजह में। तो इसीलिए हमारा जो फोकस है, हमको प्रेगनेंसी के रिलेटेड जब भी योगास बताए जाते हैं, तो योगा के काफी आसान से आसन हमको बताए जाते हैं, जहां पर हम शवासन में बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको सुखासन है, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। सिंपल सा बैठने का तरीका, जो अगर मैं बोलूं कि अगर गांव के अगर प्रचलित तरीकों की बात की जाए, तो पहले क्या था कि घर के जो पोछा लगाना है, अगर आप पोछा लगाने की विधि को देखें, तो वो बैठ करके देवगुरु और आसन बोला जाता है उसे। बिल्कुल, और जिस तरह से वो पोछा लगाने की प्रैक्टिस पूरी चलती है, वो कहीं ना कहीं एक योगा ही है। तो इनडायरेक्टली आपसे कुछ नहीं कराया जा रहा, आपसे योगा ही करा लिया जा रहा है। तो हमारे इस डिस्कशन को कि किस तरह से पूरी एक्सरसाइजेस की जाती हैं, किस तरह से योगा करना है, किस तरह से मेडिटेशन करना है और प्राणायाम किस तरह से करना है, इसके बारे में आज हमने आपसे काफी डिटेल में जाना है। और मुझे लगता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज इस वीडियो को देख रही हैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपको प्राणायाम करना है, किस तरह से आपको मेडिटेशन करना है। और अगर आपको एक्सरसाइजेस करने का मन भी है, तो आप डॉक्टर से जा करके कंसल्ट करके और फिर एक्सरसाइज का अपना एक प्लान बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि वेट कितना उठा सकते हैं आप। एक्सरसाइज की अगर बात हम ना करें, अगर हम नॉर्मल घर की ही बात करें, तो हम देखते हैं कि लेडीज बाल्टी उठा रही हैं, कोई 20 किलो की बाल्टी होती है, कोई 10 लीटर की बाल्टी होती है।
तो कितना वेट उनको उठाना चाहिए अपने प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने में? देखिए, यहाँ पर भी जो मेरा जवाब रहेगा ना, वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। अगर आप किसी एक गांव की महिला की बात करें, या फिर कोई मजदूर महिला की मैं बात करूं, तो वो स्टार्टिंग के मंथ में ही अपने सर के ऊपर 15 से 20 किलो का सामान रख कर, एंड वो पूरा काफी चढ़ाई पे चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन यदि अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं वो कर पाऊंगी, तो क्या मैं कर पाऊंगी, शिवम जी? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल कि हम नहीं कर पाऊंगी, हमारे। क्योंकि मेरा शरीर, हम्म। हाँ, क्योंकि मेरा शरीर तैयार ही नहीं है उतना वजन उठाने के लिए। तो देखिए, अगर आप 10 किलो का वजन, आपकी जो कैपेसिटी है 10 किलो किलो का वजन उठाने की, तो आप ये 1 या 2 किलो 3 किलो वजन उठा सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के महीनों में ना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि आप हैवी वजन ना उठाएं। ठीक है, तो ये जो डिपेंड ऑन कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसा है, हमारी ग्रूमिंग किसी तरीके से। अब जो लड़की है वो पूरे टाइम सिर्फ ऑफिस जाती है, कार में बैठती है, कार से घर आती है, उसके लाइफ में सिर्फ कंप्यूटर के सामने वर्क है, तो क्या वो 15 से 20 किलो वजन उठा पाएगी? बिल्कुल नहीं उठा पाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो टोटली चेंज हो चुकी है ना। तो अभी आज हमारा जो दिन की शुरुआत मोबाइल के साथ होती है, कंप्यूटर के साथ होती है, ऑफिस के साथ होती है, हमारे 18-18 घंटे हमें काम करना होता है। तो इस समय हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ एक ही होती है कि हमें जो अपना डेस्क है उसके सामने हमें सिर्फ बैठे रहना है, और हमारा काम करते रहना है, पूरा प्रेशर, टेंशन और सारी चीजें। लेकिन उसी की जगह कोई एक हाउस वाइफ है, तो वो सारा घर में झाड़ू भी लगा रही है, वो पोछा भी लगा रही है, वो घर के काम भी कर रही है, दौड़ा भागी भी कर रही है। तो जो उसकी मसल्स है, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो ज्यादा उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है कंपेयर टू जो ऑफिस वर्क करी, जिसका सिटिंग वर्क है ना। तो यहाँ पर कैसा होगा कि ये जो चीजें हैं वो टोटली डिपेंड अलग अलग। अगर वो 10 किलो भी वजन उठा लेती है तो उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिपेंड करेंगे कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपका वर्किंग पैटर्न कैसा है। तो हम एक यहाँ नहीं बोल सकते कि कोई भी एक लेडी की 10 किलो या 20 किलो का वजन उठा सकती है। ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करेगी कि आपने अपने शरीर को कैसे बनाया है। तो मैं फिर से आपको, शिवम जी, पीछे लेके जाना चाहूंगी कि हमने जो 6 महीने के पहले हमारे शरीर को तैयार करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आके वो जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। और बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज हम यहाँ पर ले चुके हैं। आपको भी अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आ रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। नैना जी या फिर मैं, जैसा भी पॉसिबल होगा, आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अगर मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी तरह से मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, आप नैना जी से कंसल्ट कर सकते हैं। शी विल हेल्प यू कि किस तरह से मेडिटेट करना है, और कुछ गाइडेड मेडिटेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी ज्यादा अगर आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे ही चैनल पर कई सारी मेडिटेशन वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहां से उसको देख करके मेडिटेशन कर सकते हैं। प्राणायाम किस तरह से करना है बहुत ही डीप में आप नैना जी से जान सकते हैं। उनको कांटेक्ट कीजिए, उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ अवेलेबल है। नैना मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। और इसी के थैंक साथ यू सो हमारी मच। जो कोशिश है कि हम प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी को यहाँ पर बताएं। हम पहले ट्राइमेस्टर को, पहले 3 मंथ को यहाँ पर खत्म करते हैं, और अगली वीडियो से हम चौथे महीने की बातें करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच नैना बिल्कुल। मैम फॉर बीइंग कनेक्टेड, एंड अगली वीडियो में हम चौथे महीने की बातें स्टार्ट करते हैं।